हेलो बच्चों। चलिए, हमारे इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और यह मेरा पहला क्लास है हिंदी मीडियम के लिए, और हिंदी माध्यम से ही आप लोगों को आज हम विज्ञान का वर्ग 9वीं कक्षा का आप लोगों को हम फर्स्ट अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्चुअली हम इंग्लिश मीडियम के वीडियोस बनाते हैं और 9th 10th 11th 12th सभी के बनाते हैं हम वीडियोस, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर हिंदी माध्यम का भी कुछ वीडियो आप बनाइए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हम हिंदी माध्यम का अध्याय दें, लेकिन आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि कितने बच्चे इसे पसंद करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो ना बनाने का और इच्छा करेगा। तो आपको ये दिखाना होगा कि हाँ सर, हम पढ़ना चाहते हैं हिंदी माध्यम से। कारण जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं या पढ़ते आ रहे हैं, वो तो 9वीं कक्षा की या 10वीं कक्षा की जो परीक्षा दीजिएगा तो हिंदी माध्यम से ही दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम से तो आप लोग सकिएगा नहीं, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तो हम जो पढ़ते आ रहे हैं, जो लय है उसी से हम देंगे। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो उसका स्टडी करेंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ेंगे तो एक ही, लेकिन माध्यम सिर्फ अलग होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पर हम ये वीडियो बना रहे हैं आज, ठीक है। और ये पूर्ण रूपेण हिंदी माध्यम की स्टूडेंट्स के लिए है। आप इसको पढ़िए, समझिए, और सबसे बड़ी बात है कि मीडियम जो भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपके समझ में अगर आ गया तो आप इजी वे में उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका आंसर कर सकते हैं। देखते हैं कि चाहे 9वीं कक्षा की हो, चाहे 10वीं कक्षा की हो, चाहे 11वीं की हो या 12वीं की भी हो, सभी क्वेश्चंस जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, हिंदी से भी रहते हैं, इंग्लिश से भी रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हाँ हम हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्यों पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तो हम पहली वीडियो तैयार कर रहे हैं, इसलिए आपसे हम इतनी बातें कर रहे हैं इसके बारे में। और आपको चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और देखिए 1-2 वीडियो हम और बनाते जाएंगे इसका। इस प्रकार की हम इंग्लिश का सीरीज बनाते हैं, उस प्रकार हम हिंदी का भी सीरीज बना रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। पढ़िए आप लोग इसको। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो अपने चारों ओर जब हम लोग नजर घुमाते हैं तो क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम आसपास में देखते हैं। जैसे ये बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, जो भी चीज हम लोग देखते हैं सभी के आकार अलग हैं, आकृति अलग है, बनावट भी सबों की क्या क्या है, अलग अलग है। तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है, विज्ञान की भाषा में उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम देखते हैं हवा, जो हम श्वास लेते हैं वह भी एक पदार्थ है, जो हम भोजन खाते हैं वो भी एक पदार्थ है, और जिस टेबल पर, कुर्सी पर हम बैठते हैं वो भी एक पदार्थ है। यहां तक कि पानी की एक बूंद या फिर धूल कण का एक नन्हा सा टुकड़ा वो भी क्या है, पदार्थ है। क्योंकि तो हम सबसे अधिक जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी वस्तु होते हैं उसमें द्रव्यमान होता है, और वो कुछ स्थान छेदता है, चाहे वो एकदम छोटा सा कंकड़ ही क्यों ना हो, छोटा सा एकदम कण ही क्यों ना हो, वो भी स्थान छेदता है। और जो स्थान छेदता है और जिसमें वजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब आपका प्रश्न उठेगा कि पदार्थ अब किसी नहीं कहते हैं, नहीं। जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आप फील कर रहे हैं कि सर कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका ना ही कोई वजन है और ना ही इसका कोई आयतन है। तो इसको हम पदार्थ कहेंगे। हमारी छाया, जब भी हम लोग देखते हैं, चलते हैं, तो हमारे साथ एक छाया भी चलता है, तो क्या उसको आप पदार्थ कहिएगा? बिल्कुल नहीं कहिएगा। आवाज देख रहे हैं, नहीं। रोशनी, वो भी नहीं है। तो जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है, और भारत के प्राचीन दर्शकों ने क्या कहा था कि यह जो हमारा संसार है इसमें मुख्य रूप से 5 मूलभूत तत्वों में से वर्गीकृत किया गया, जिसे क्या कहा गया, पंच तत्व कहा गया। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, नहीं। तो इन्हीं पंच तत्वों से ये पूरा जो है संसार बना हुआ है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो,
उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार क्या किया था, वर्गीकृत किया था। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया है। तो अधिक समय आप लोग का हम नहीं लेंगे, इसमें सबसे मेन चीज पर आएंगे। आपको एक क्लास में पूरा चैप्टर देंगे कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे और आपको महसूस होगा कि हां, एक क्लास में ही हम अपना पूरा चैप्टर जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो हुआ पढ़ाई। ओके, ध्यान से आप देखिए, 1 बाय 1 स्टडी कीजिए इसको। ये आपका रहा पहला चार्ट, पूरा पदार्थ का जो है मेन बिंदु इस चार्ट में निहित किया हुआ है। ध्यान दीजिए, इसमें पदार्थ 3 भागों में बांटे उसको हम लोग, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठीक है, पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किए, किसमें, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस की बारी आती है। इसका आकार निश्चित होता है, इसलिए हम नहीं बदल सकते हैं इसके आकार को। अगर बदलेंगे तो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं, सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई भी चीज आपके पास एक कंप्यूटर का ही मान लिया जाए मॉनिटर रखा हुआ है, उसके आकार को बदलिएगा तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर द्रव की बारी आती है तो उसमें निश्चित आकार नहीं होता है। पानी के आकार को हम बदल सकते हैं। किस प्रकार बदलेंगे, जिस बर्तन में उसे डालिएगा वो उस प्रकार बन जाएगा। लेकिन गैस, इसका आकार तो संभव ही नहीं है बनाना। जिसमें डालिएगा उसके अंदर भी वो अपने आकार को बदल लेगा। ठीक, अब आते हैं इसके आयतन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ठोस का आकार अगर निश्चित है तो इसका आयतन भी निश्चित होगा। ठीक है, यहां तक कि द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस का कोई आयतन नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। सब पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को ढंग से रखिए। इसको पहले आप सबसे पहले इस चार्ट को तैयार कीजिएगा। आपका मोबाइल अगर है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप, या फिर इसको आप बनाइए। ठीक है, और इस चार्ट को अगर 2 बार 5 बार आप देख लीजिएगा, बिल्कुल पदार्थ क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, ठोस, द्रव और गैस जो होते हैं, इसके भाग, इस तीनों का क्लियर कट आपके दिमाग में ये सेट कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पे आते हैं। क्या इसका अगला पॉइंट है, तो कहता है कि यह जो है इसको हम लोग, इसके कण जो होते हैं, किसके, पदार्थ के जो कण होते हैं, को बहुत ही आसपास चिपके हुए रहते हैं। इसमें क्या होता है, पदार्थ के कण आपस में सटे हुए होते हैं। और ठीक द्रव की बात लेते हैं तो उसके कण जो होते हैं थोड़ा लूजली अरेंज्ड होते हैं, उतना सटे हुए नहीं रहते हैं। और गैस के कण तो खैर मत छोड़िए, पूछिए, वो तो बहुत ही दूर रहता है। इसलिए देखते हैं ना, एक बोतल में आप भर दीजिए गैस को, उसके अंदर भी वो घूमते हुए रहेगा। नहीं, अब पानी को एक बोतल में भर दीजिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो उस आकार ले लेगा। लेकिन ठोस को आप चाहिएगा बोतल में डाल लें, संभव है, बिल्कुल नहीं संभव है। समझ गए। फिर कहता है कि ठोस में जो संपीडनता होता है वो नगण्य होता है, लेकिन पदार्थ में संपीडन, कुछ थोड़ा संपीडन होता है। लेकिन बहुत अधिक संपीडन किसमें होता है, गैस में होता है। कहने का मतलब है कि पदार्थ को, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उससे हम संपीड़ित मतलब दाब नहीं सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर ठीक है, स्पॉन्ज लेते हैं हम, होता है ना, फोम होता है ना, उसको दाबते हैं तो वो दब जाता है। तो उसका बनावट ही वैसा है। और जो खाली जगह है उसमें हवा भरा हुआ है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उससे हवा बाहर निकलती है। आप उसको नहीं कंप्रेस कर रहे हैं, और जो ही छोड़िएगा उसके अंदर हवा इन करेगा, फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। एक टेबल को कंप्रेस कीजिए तो टेबल को आप छोटा कर सकिएगा नहीं, उसके अणु बहुत ही एकदम सटे हुए रहते हैं, इसलिए वो दबते नहीं हैं, संपीड़ित नहीं होते हैं। लेकिन पानी को हम लोग थोड़ा बहुत संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन गैस को तो हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पदार्थ के ठोस, द्रव और गैस। 3 प्रकार के पदार्थ हुए, ठोस, द्रव और गैस, तीनों को हम लोग इसमें डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें पदार्थ क्या है। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन, पूरा 1 बाय 1 लिखकर आपको हम दिए हुए हैं। एक एक करके इसका स्टडी कीजिए, आप नोट बनाइए इसका, और एग्जाम में एग्जाम दीजिए, या फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। क्योंकि तो आप लोग जानते हैं, आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप याद कर सकिएगा, कहां से खोज के लाइएगा।
तो वो तो इसी में से रहता है ना। पूरे लेसन को हम एकदम अच्छी तरह से अगर पढ़ लेंगे तो जहां से वस्तुनिष्ठ दोगे तुम दो ना, हम आंसर देंगे उसका, क्या हो सकता है ना। चलिए हम पदार्थ की बात लेते हैं। तो पदार्थ किसे कहेंगे? तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु क्या है? पदार्थ है। छोटा से छोटा कण या बड़ा से बड़ा पहाड़ सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो कणों के भौतिक गुण क्या है, अब इसके बारे में हमको देखना है। क्या इसका भौतिक गुण होता है? तो पदार्थ कणों से बने होते हैं नहीं, और पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, एकदम बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है। और पदार्थ के कणों के अब हम लोग देखते हैं उसका अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं उसका हम लोग। ठीक है। अभिलाक्षणिक गुण इसके क्या है पदार्थ के कणों के? तो पदार्थ के कण क्या करते हैं? गति करते हैं। इतना तो आप कण रखिए, पदार्थ हैं उसके कण लेकिन क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। ठीक है। और साथ साथ में उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। लेकिन ठोस जो होते हैं उसके कण नहीं के बराबर गति करते हैं। ठीक है। तो कहता है तापमान बढ़ने से, अगर किसी पदार्थ का तापमान अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कणों की गति भी क्या होती है? तेज हो जाती है। क्योंकि कणों की गति क्या होता है? उसमें गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका वो बहुत तेजी से गति करना प्रारंभ कर देता है। मान लिया जाए कि कोई ठोस चीज है, ठीक है, और ठोस को क्या कीजिएगा? थोड़ा सा गर्मी दे दीजिए। मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को क्या किए? थोड़ा सा गर्म कर दिए। तो गर्म करने पर क्या हुआ? उसका अणु दौड़ना शुरू कर दिया नहीं, और ज्यो ज्यो उसको गर्म करते जाइएगा उसका अणु और तेजी से दौड़ेगा और धीरे धीरे वो लिक्विड में बदल जाएगा। उसको और गर्म कीजिए, उसके अणु और तेज दौड़ेंगे, और अधिक गर्म कीजिएगा तो एकदम ऊपर उड़ जाएंगे, वाष्प बनकर बनेंगे ना। तो यही होता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान। जब हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या नींबू पानी कुछ भी पीते हैं, शरबत बनाते हैं नहीं, तो क्या होता है कि एक तरल के जो पदार्थ जो होते हैं उसके कण, तो वो क्या होते हैं कि उसके बीच में जाके समावेशित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या है? पर्याप्त खाली जगह है। समझे कि नहीं? जिससे हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें जो भी मिक्स करते हैं इजी वे में वो क्या होता है? उसमें मिक्स कर जाता है। तो ये यही ना दर्शाता है कि उसके बीच में क्या है? खाली जगह है। यहां पे देखिए, आपको फिगर में हम दिखलाए हुए हैं। ठीक है। इसको आप घर में भी कर सकते हैं। 3 बर्तन लीजिए, तीनों में एक में पानी लीजिए, फिर उसमें नमक डालिए या चीनी डालिए, हिलाइए, फिर नींबू निचोड़िए, देखिए शरबत तैयार हो गया। और लगेगा कि नहीं एक ही चीज है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कण बहुत छोटे होते हैं और उसके बीच जो है वो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। कैसे आप मालूम कर लीजिएगा इसको। जब हम क्या करते हैं? पानी के नल को खोलते हैं और पानी के धार पर क्या करते हैं? अपने उंगली या हाथ ले जाते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप उसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि पानी का धार जो है जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ ना कि एक दूसरे के साथ वो जो है आकर्षण बल बनाए हुए है और वो टूटता नहीं है। और पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान और उसकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में क्या होती है? सबसे कम होती है। क्योंकि तो ठोस के मॉलिक्यूल अगर अधिक गति करेंगे तब तो वो कंप्रेस दब जाएंगे ना। उसके मॉलिक्यूल तो अपने जगह से हिल ही नहीं सकते हैं, बहुत ही आपस में चिपके हुए रहते हैं, जिसके कारण उसका आकार हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन यही कहानी अगर आती है द्रव की, तो उसके आकार को हम दाब सकते हैं। मान लिया जाए कि पॉलिथीन ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उसका मुंह पकड़ लीजिए, थोड़ा दबाइए, क्या पानी ऊपर नीचे होगा कि नहीं? होगा ना। इसका मतलब कि वो कंप्रेस संपीड़न उसमें हो सकता है, और जो कि गैस है उसमें तो पर्याप्त मात्रा में आप जितना चाहिए संपीड़ित उसको कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो कहता है कि आकर्षण बल। ठीक है। तो आकर्षण बल जो होता है ठोस में सबसे अधिक होता है, संपीड़न ठोस में सबसे कम होता है। लेकिन
आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है। द्रव में, मध्यम और गैस में तो खैर बहुत ही कम आकर्षण शक्ति होती है। इसीलिए गैस जो है जहां मन तहां उड़ सकते हैं। हवा है ठीक है, नहीं है ठीक है, फिर भी गैस जहां मन तहां उड़ते रहता है। ठीक है, ये आपको हम समय दे रहे हैं ताकि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे इसको आप लिखिए। ठीक है, और गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति क्या होती है? मध्यम, द्रव अवस्था में न्यूनतम, और ठोस अवस्था में क्या होता है? अधिक होता है। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं। अब हम लोग आगे देखिए, आपका दिया हुआ है यहां एक फिगर से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ये ठोस है आपका, ठीक है। तो ठोस है तो इसको देखिए, जिस आकार का है वो उसी आकार का रहेगा। ये क्या है? आपका द्रव है, ठीक है। इसको हम लोग जिसमें डालेंगे उस तरह हो जाएगा। और यहां देखिए अब गैस का मॉलिक्यूल इसमें है ना। तो गैस का है तो गैस भरा हुआ है इसमें, समझ लीजिए ये जहां मन तहां इसका मॉलिक्यूल दौड़ते रहेगा। यहां पर और दिखाएं आपको, इसका देखिए इसमें खाली जगह है ही नहीं, इसके बीच में देखिए कहीं कहीं खाली जगह है, लेकिन गैस में क्या है? पर्याप्त खाली जगह है, खाली जगह ही जगह है कि नहीं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं। अभी हम लोग वही पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि भूलेंगे नहीं, ठीक। अब भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस में, द्रव में और गैसीय अवस्था। ये तीन अवस्थाओं में पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। कहते हम लोगों के शरीर में भी तीनों अवस्थाएं मौजूद हैं। अगर ले लेते हैं हम लोग अपने हड्डी की बात ले लेते हैं, या फिर दांत की बात ले लेते हैं, तो ये क्या है? ठोस है। क्या? कितना कुछ चबाते हैं, सुपारी भी चबा लेते हैं, तो क्या आपका दांत छोटा बड़ा होता है? टूट जाता है, लेकिन वो छोटा बड़ा नहीं होता है। द्रव की बात आती है तो हमारे शरीर में तो पानी और ब्लड भरा हुआ है कि नहीं। तो खून जो हुआ वो क्या हुआ? ब्लड जो हुआ, रक्त जो हुआ वो क्या हुआ? द्रव अवस्था हुआ। और गैसीय अवस्था, और 70 हमारे शरीर में कम नहीं, फेफड़े में जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, तो श्वास आप लिए तो फेफड़े के अंदर में आप क्या लिए? गैस लिए, वो हवा लिए, वो जो हवा गया वो गैसीय अवस्था है। और हमारा शरीर मान लिया जाए, आपका शरीर अगर 30 kg का है, किसी बच्चे का शरीर, तो उस समझिए कि उसमें 70% क्या है? पानी है। कोई आदमी अगर 1 क्विंटल का है तो उसमें 70 किलो तो पानी ही है। 30 kg जो उसमें और क्या है? और भी अलग मटेरियल है, जैसे कि आपका समझिए ठोस चीज हुआ वो 30% है, और 70% जो है वो सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक है। अब हम लोग पहले ठोस की चर्चा कर लेते हैं। ठोस की चर्चा करते हुए आ रहे हैं और थोड़ा कर लेते हैं। तो ठोस अवस्था, इसका एक निश्चित आकार होता है। 4 पॉइंट देखिए यहां पर आपको दिए हुए, सटीक पॉइंट दिया हुआ है एकदम, कहीं इधर उधर कुछ नहीं। एक निश्चित आकार होता है, किसका? ठोस का। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं और निश्चित या स्थिर उसका आयतन होता है। आयतन में परिवर्तन उसका नहीं होता है, और इनकी संपीड्यता जो होती है वो नगण्य होती है। उसको आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, ये दृढ़ होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, फिर थोड़ा उदाहरण लगाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को उदाहरण दिए, और एक उदाहरण लीजिए। बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है। नहीं तो रबर बैंड जो होता है वो बेंड कर जाता है। रबर लीजिए, टान भी लेते हैं, और कुछ लचीला भी होता है, लेकिन बल हटा देने के बाद क्या होता है? फिर वो अपने आकार में ही आ जाता है, वो ज्यों का त्यों फिर नहीं रहता है। और अगर अत्यधिक बल लगाइएगा टूट जाएगा। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग। ठोस पदार्थ में कणों की गति ऊर्जा न्यूनतम होती है क्या? नहीं के बराबर होती है। ठोस पदार्थों में कणों की गति जो होती है एकदम बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार होता है, वो दृढ़ होता है, रिजिड होता है, एकदम टस से मस हिलेगा नहीं, ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे क्या देखते हैं? देखिए, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो क्या वो लिक्विड हो गया? क्या पानी बन गया? वो द्रव बन गया? नहीं। शर्करा मतलब चीनी हम लोग कहते हैं शर्करा, और नमक, दोनों को हम लोग जिसमें डालते हैं उस तरह हो जाता है। तो एक्चुअली ये इसलिए ऐसे होता है क्योंकि तो उसके
वह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए उसमें चले जाता है। वो अपना आकार नहीं बदलता है, उसका आकार तो वही रहता है। जिस तरह का आपका चीनी देख रहे हैं वही आकार है, नमक जिसे देख रहे हैं आकार वही है, लेकिन वो छोटे होने के कारण उस बर्तन में वो घुस जाता है, लेकिन वो अपने आकार में परिवर्तन नहीं लाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी आपको हम लोग बात की अभी स्पंज वाला बात, तो हाथ से दबाकर स्पंज को हम लोग क्या करते हैं, काफी हद तक उसे हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज में क्या होते हैं, उसके छेदों में क्या होते हैं, हवा भरे हुए होते हैं। दबाने से वो हवा क्या होता है, निकल जाता है, और फिर जिसे ही छोड़ेंगे हवा भरने के बाद फिर वो अपने प्रारंभिक पोजीशन पर पहुंच जाता है। ठीक, यहां तो आपका हम ठोस लगता है, ठोस जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग द्रव अवस्था पर। ठीक है, द्रव तरल होते हैं, उसमें बहाव होता है, और द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं हो सकता है। नहीं बोल सकते हैं कि वो गोल होता है कि लंबा होता है कि टेढ़ा होता है, मेढ़ा होता है। वो सिर्फ जिस बर्तन में उसको हम लोग रखते हैं उस बर्तन का वो हो जाता है। और द्रव का निश्चित आयतन होता है। ठीक है, और द्रव को बहुत कम संपीड़न होता है द्रव में, इसको हम लोग अधिक संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। और द्रव के कणों का आकर्षण बल क्या होता है, उसका आयतन निश्चित रखता है। ये जो आकर्षण बल रहता है इसीलिए उसका आयतन जो है वो एक निश्चित रहता है। और द्रव जिस बर्तन में हम लोग रखते हैं वह उसी के आकार का हो जाता है। अगर आप बोतल में रखिएगा तो बोतल के आकार का हो जाएगा, अगर ग्लास में रखिएगा तो वो ग्लास के आकार का हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि गैसें जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है, पानी में विचलन करती है नहीं, और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के कारण ही पानी में वो सांस ले सकते हैं। अब पानी हुआ H2O, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, H हाइड्रोजन वो अलग हो जाता है, O2 ऑक्सीजन वो अलग हो जाता है नहीं, तो वही ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर लेता है जो जलीय जीव होते हैं। ठीक है, या जलीय पौधे हो चाहे जलीय जीव हो। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज्यादा होती है और ठोस कणों में गति बहुत कम होता है। ठीक, तो ये तो कई बार हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को। और फिर आगे हम लोग देखते हैं गैसीय अवस्था। ठोस हो गया, द्रव हो गया, तीसरा आता है आपका क्या, गैसीय अवस्था। तो गैसों में बहाव होता है, आप जलाइए गैस निकालिए, धुआं निकलेगा, जहां मन तहां उड़ जाएगा। गैसों में संपीड़न अधिक होता है, और गैसों में ना ही कोई इसकी सीमाएं होती है और ना ही उसका कोई आकार होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता है। और इसका कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है, ना ही आकार होता है और ना ही उसका आयतन होता है, और कोई सीमा नहीं है उसका कहां भाग के चले जाएगा। तो गैस के कण इधर उधर जो हैं घूमने के लिए क्या करते हैं, वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। गैस के बहाव को कहां वो जाएगा उसे हम नहीं रोक सकते हैं, उसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए वो आपस में जुट के नहीं रहते हैं। आकर्षण बल कम रहने के कारण ही ये कहानी हो रहा है, ये परेशानी गैसों के साथ हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आयतन वो घेर लेती है। और गैसीय अवस्था में कण क्या होते हैं, अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में क्या होते हैं, दीवार में यहां वहां टकराते रहते हैं। ठीक है, और साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि बर्तन की दीवार पर गैसों के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर क्या होता है, लगने वाला बल जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस का दबाव कहते हैं। गैस का दबाव वो उसको बनाता है, प्रति इकाई क्षेत्र पर वो कितना बल लगाता है, तो वो लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, गैसीय दबाव बनाता है, गैसीय दबाव होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। अब ठोस है तो उससे बन गया द्रव, उससे बन गया वाष्प, कभी कभी तो ठोस से डायरेक्ट वाष्प बन जाता है, द्रव तो बनता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। अभी वो बताएंगे आपको एग्जांपल हम कि कैसे कोई भी ठोस एकाएक वाष्प बन गया। कहने का मतलब है बर्फ जो है एकाएक उड़ने लगा, द्रव बना ही नहीं, पानी में वो चेंज ही नहीं हुआ। एक्चुअली वाटर में, पानी में ऐसा नहीं होता है, वाष्प में ऐसा होता है।
एग्जाम्पल देंगे आपको हम। तो कहता है क्या कि पानी जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में हमें देखते हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैसीय अवस्था हो, तीनों अवस्थाओं में जो होते हैं पानी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में पानी और गैसीय अवस्था में वाष्प। तो गर्म करने पर बर्फ पानी में क्या होता है, परिवर्तित होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी में बदल जाएगा, और पानी को और अधिक गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं, और पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला क्या है, ताप में परिवर्तन। ठीक है, यहां एक ऐसे ही दिखाया गया है, आपको देख लीजिए। एक फ्लास्क है, नीचे बर्नर लगा हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है, इससे आप माप सकते हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर माप सकते हैं। ये स्टैंड लगा हुआ है, इस फिगर को आप देख सकते हैं। ठीक है, कहता है पहला क्या किया है, देखिए अभी हम लोग जो पढ़े इसमें आपको हम बताए ना कि ताप में मतलब कि दो तरीकों से परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन पहला हम लोग देखेंगे। अब ताप में परिवर्तन मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। इसमें एक पॉइंट क्या आता है, गलनांक। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक क्या हुआ, तो कहता है कि जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनाता है वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर, जितना ताप पर वो पिघल गया वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक कहलाया। ठीक है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 के होता है। और सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसे 0 डिग्री सी अर्थात 273 के ले लेते हैं। मतलब 273 डिग्री सी इसका लिए ले लीजिए, इसलिए माना गया है इसको एक मानक 273 के 0 डिग्री सी। ठीक है, तो जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। कहने का मतलब क्या है, जब बर्फ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। लगातार उष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संलग्न की गुप्त उष्मा ताप को बढ़ने नहीं देती है। उसके बाद संकलन की गुप्त उष्मा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, संकलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, अतः 0 डिग्री सी बर्फ के कणों की तुलना में उसको हम लोग 0 डिग्री सी पर पानी के कणों के से अधिक ऊर्जा होती है। और उसके बाद एक आता है आपका क्वथनांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो कोई भी चीज, जैसे मान लिया जाए पानी को आप बॉयल करते हैं, तो पानी कितने डिग्री पर बॉयल होगा, तो इसको माना गया है कि 100 डिग्री सी पर। ठीक है, तो उसमें एक 273 है ना, उसमें 100 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 373 डिग्री, 373 की हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको हम लोग क्वथनांक को, बॉइलिंग पॉइंट को देख लीजिए। यहां पर क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक समष्टि गुण है और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री पर क्या होता है, वो खोलना शुरू करता है, बॉयल होना शुरू करता है 100 डिग्री सी पर। लेकिन यहां पर हम लोग के में अगर चेंज करें तो हम लोग जाने थे कि 0 डिग्री मानक माने थे कितना, 273 के को हम लोग माने थे 0 डिग्री। तो इसमें अगर हम लोग 100 जोड़ देंगे तो 373 के पर क्या होता है, पानी उबलना शुरू करता है। ठीक है, कहा तो 0 डिग्री ले लिया गया, किसको, 0 डिग्री 273 के और 0 डिग्री दोनों बराबर हो गया। अब अगर हम 0 डिग्री की जगह पर 100 डिग्री सी कर देते हैं तो ऑटोमेटिक है कि 273 के में 100 बढ़ जाएगा, 373 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 373 की हो जाएगा। अब आगे देखिए, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सी ही रहता है। ठीक है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा पानी के कणों के बीच की आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सी ताप पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। समझ गए। और तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे कि हम लोग नीचे देखेंगे कि ठोस है,
देख रहे हैं यहां पर ठोस है ये, तो ठोस को क्या किया हम लोग, ऊपर में देखिए तीर दिया हुआ है, उसके ऊपर उष्मा लिखा हुआ है, मतलब ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, और द्रव को फिर उसमें और अधिक उष्मा देंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखिए इधर से आइए, गैस है यहां पर, इसको अगर हम शीतल करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव की शीतलता अगर उसमें आ जाएगी फिर अगर, तो वो क्या आ जाएगा, फिर आपका ठोस बन जाएगा। मतलब पानी को गर्म कीजिएगा, सॉरी बर्फ को गर्म कीजिएगा तो वो पानी में बदल जाएगा, पानी को और अधिक गर्म कीजिए तो वो वाष्प में बदल जाएगा, वाष्प को ठंडा कीजिए पानी में बदल जाएगा, और पानी को और अधिक ठंडा कीजिए तो वो बर्फ में बदल जाएगा। यही रिवर्सिबल रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे ऊर्ध्वपातन पढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वाष्पित होकर वो गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस, वाष्प, लिक्विड फॉर्मेशन नहीं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाया, ऊर्ध्वपातन कहलाया। जैसे कपूर पूजा पाठ पे आप लोग के घर में आता है, कपूर आता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड, इसका कुछ चूर्ण ले सकते हैं आप, नहीं, और उसको एक बर्तन में आप रखिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उस प्याली में उसको रख देते हैं। तो फिर कहता है क्या कि एक कीप के सिरे पर रुई को लगा दीजिए, ठूस दीजिए उसमें, ठीक है, और धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं, मतलब पानी का बूंद वहां जमा हो जाता है। मतलब कि आप जो है कपूर जलाइएगा, थोड़ा सा देखिए और पूरा मत जलाइए, हाँ, तो देखिएगा वो क्या होगा, तुरंत जल कर क्या होगा, धुआं बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में वो आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार इसको, यह प्रक्रिया जो क्या होता है कि ठोस से डायरेक्ट बन जाता है, वो गैसीय अवस्था में चले जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब आगे देखिए, दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, और गैस क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा। समझ गए, वो संपीड़न के कारण होता है। दबाव बढ़ाना जोड़ तापमान घटाना, तो गैसों को द्रव में बदलना। ठीक है, वही फिगर यहां आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या होते हैं, नजदीक आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, को वाष्पित गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है और बिना द्रव अवस्था में बदले। तो इसके लिए दाब को घटाकर हम लोग क्या करते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है, तब ये कहानी होती है। मतलब शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का जो है वो अंतरा रूपांतरण इस प्रकार होता है। कैसे इसमें अंतरा रूपांतरण होता है वो हमको देखना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर ठोस है, देख रहे हैं, यहां पर गैस देख रहे हैं, और ये सॉरी यहां पर हम लोग द्रव देख रहे हैं, यहां पर ठोस है और यहां पर गैस है। कुछ नहीं करना है। द्रव, जो द्रव को हम क्या करेंगे, जब उसको हम जमाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ठोस, और ठोस में जब संलग्न होगा तो क्या होगा, वो द्रव में बदल जाएगा। फिर ठोस में अगर ऊर्ध्वपातन होगा तो गैस बन जाएगा, और गैस में अगर ऊर्ध्वपातन होगा तो फिर क्या बन जाएगा, वो ठोस बन जाएगा। दूसरी बात, गैस का जब संघनन होगा तो द्रव बन जाएगा, और द्रव में जब वाष्पीकरण होगा तो वो फिर गैस में बदल जाएगा। ये पूरा बता दिए हैं आप लोगों को, लेकिन हाँ, नोट्स आप लोग अच्छी तरह से बना के रखिए। एग्जाम के समय कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत सारे मेडिकल्स के भी एग्जाम होते हैं सबों के लिए, तो आप समझिए कि 9th से जो पढ़ना, क्या 8th से जो पढ़ना शुरू की है, सबों को आप एक जगह व्यवस्थित रखिए। 9वीं कक्षा की, 10वीं कक्षा की, और 11वीं कक्षा की, और 12वीं कक्षा की सभी की नोट्स जो है वो आप बना कर रखिए। और तब अगर जब भी मेडिकल वगैरह का एग्जाम होगा या कोई भी परीक्षा आप दीजिएगा, उसमें बहुत उपयोगी होगा। वो सिर्फ आपको उल्टा के क्या करना है, एक बार देख लेना है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बार बार आप
मान लिया जाए कि आप नोट्स नहीं बनाए, 9वीं कक्षा में आप नोट्स नहीं बनाए, 10वीं कक्षा में भी आप नोट्स नहीं बनाए, अब 11वीं कक्षा में गए हैं, 12वीं कक्षा जब जाइएगा तो वहां से उसके बाद आपको कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा। और जब दीजिएगा क्या कीजिएगा, फिर 9th अलग से पढ़िएगा, फिर 10th अलग से पढ़िएगा। इसमें कैसे आप अधिक मार्क्स लाइएगा, टॉप करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हाँ, जो स्टूडेंट अभी से भिड़ जाइएगा वो टॉप के बारे में 100% सोच सकते हैं, और ऐसे ही विद्यार्थी टॉपर बनता है। कुछ काम, सभी कामों को वो बांट देता है। 9th का 9th में पढ़ के उसके बाद सब मटेरियल तैयार कर लिए, फिर हम लोग 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, और सब मटेरियल मेरे पास तैयार किया हुआ है, बस बीच बीच में एक एक बार उसका हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। करके तो देखिए, मात्र 1 महीने तक कीजिए इस तरह का, उसके बाद देखिएगा कि आपको पढ़ने में कितना मजा आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक पॉइंट आता है आपका वाष्पीकरण, ठीक है, इवोपरेशन। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, और ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। और सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और इसी कारण वो क्या होते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्प में वो बदल जाते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारण हैं, इसके कुछ फैक्टर हैं, इवोपरेशन के कुछ फैक्टर हैं। इवोपरेशन के मतलब वाष्पीकरण के जो उसको प्रभावित करता है, उसमें कौन कौन से कारक हैं उसके, वो हमको देखना है। पहला बोल रहा है कि सतही क्षेत्रफल, मतलब सतही क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मान लिया जाए कि एक बर्तन छोटा सा संकीर्ण बर्तन है, ठीक है, एक बोतल है, उसको आप धूप में रख दीजिए, कितना वाष्प होगा। और वही पानी को क्या कीजिए, एक बड़े से बर्तन में क्या कीजिए, उस पानी को डाल के फैला दीजिए, देखिए तो बोतल का पानी आपका थोड़ा खर्च होगा, लेकिन दूसरा जो है जिसमें कि वही एक बोतल पानी हम डाल के रखे हैं वो अधिक इवोपरेट कर जाएगा, वो अधिक उड़ जाएगा। गर्मी के दिनों में करके देखिएगा, जब काफी गर्मी चलती है उस समय एक बोतल रख दीजिए पानी एक जगह, और एक बर्तन में, खुले बर्तन में वही बोतल का पानी नाप के दोनों में बराबर पानी रखिए, देखिए किसमें पानी अधिक है, किसमें पानी कम बचता है। 1 घंटा है उन्हें बीतने दीजिए, आधा घंटा में जो खुला बर्तन है वो पानी गायब है, और बोतल का पानी क्या हुआ, रह जाएगा, क्योंकि सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ती है, और सतही क्षेत्रफल घटने से क्या होती है, उसकी क्रिया घटती है। दूसरी बात, तापमान में वृद्धि, स्वाभाविक चीज है, जो जो तापमान में बढ़ोतरी होगा क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, और तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया ऑटोमेटिक घट जाएगी। गर्मी के दिनों में देखते हैं ना, कपड़ा सूखने दीजिए, आप बस सिर्फ खाना खा के देखिए वो कपड़ा सूख के तैयार है। लेकिन ठंडा, बरसात के दिनों में और ठंडा के दिनों में देखिए, जाके 5 बार उल्टाते हैं कपड़ों को कि अब सूखा कि नहीं। तो वो कहानी हो गई आर्द्रता की। बरसात की कहानी मतलब आर्द्रता की। अगर हवा में आर्द्रता रहेगा, हवा में अगर नमी रहेगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, और तापमान घटने पर उसकी क्रिया कम हो जाती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, ज्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण होगा ही, ज्यादा आर्द्रता होगा तो वाष्पीकरण तो कम होगा ही ना, क्योंकि तो जानते हैं कि आर्द्रता मतलब क्या हुआ कि वायुमंडल में पानी की मात्रा अधिक है, तो वो पानी तो खुद वायुमंडल में, हवा में, आपके आसपास में पानी हवा में है, तो वो पानी और सोखेगा कहां से। इसीलिए क्या होगा, वायु की गति अगर बढ़ेगी तो कपड़ा जल्दी सूखता है। इसका मतलब वायु की गति अगर बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, वायु की गति अगर कम रहेगा तो वाष्पीकरण घट जाएगा। ये सब नोट्स आपको 1 by 1 सब दिए हुए हैं, जितना हम बता रहे हैं ना सब लिखा हुआ है। आपको सिर्फ स्टोर करने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे, वाष्पीकरण से शीतलता होती है। स्वाभाविक चीज है कि आप जब क्या होता है, बहुत सारे घरों में हम लोग देखते हैं कि वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा घर है, टेबल फैन है, काफी गर्मी है, तो वो क्या करते हैं, या तो कपड़े को भिंगाकर पंखे के पीछे टांग देते हैं,
या एक बड़े बर्तन पीछे या आगे रख देते हैं ताकि ठंडा हवा आए, और एक्चुअली में आता भी है, नहीं आता है तो इसलिए आता है ना कि वाष्पीकरण के माध्यम से पानी क्या हुआ, एवोपरेट हुआ, नहीं वाष्पित हुआ, और वो हवा फिर हमको तुरंत लग गया। तो वो जो हवा है उसमें क्या है, नमी है। नमी वाला हवा क्या है, वो गर्मी को वो अवशोषित कर लिया है, इसीलिए वो हवा हमें ठंडा लगता है। देखिए आगे आपका यहां लिखा हुआ है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण क्या होता है, वातावरण शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब उदाहरण ध्यान दीजिए, यहां दिया हुआ है, उदाहरण भी दिया हुआ है। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा लेकर क्या होता है, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण हमें क्या होता है, हाथ में ठंडक महसूस होता है। यहां पर थोड़ा एसीटोन रख लीजिए हाथ में, ठीक है, और छोड़ दीजिए। जैसे ही ये क्या होगा, इवोपरेट होगा, आपके हाथ में लगेगा कि कुछ ठंडापन महसूस होगा इसमें। ठीक है, फिर अगला है, गर्मी की में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मी में पसीने अधिक आते हैं। स्वाभाविक चीज है, अगर आप सूती कपड़ा पहनिएगा तो सूती कपड़ा क्या करता है कि पसीने को अच्छी तरह से वो क्या करता है, सोखता है। और सूती कपड़े क्या करते हैं, पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना क्या करते हैं, वो अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से क्या करते हैं, उसको वाष्पित कर देते हैं। क्योंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़े पहनने से हमें क्या होता है, आराम मालूम पड़ता है, आराम हमें महसूस होता है। ठीक है, फिर देखिए हम लोग देखते हैं ना कि जब गर्मी के दिनों में आप क्या करते हैं, आंगन वगैरह इस सब में क्या करते हैं, बौद्धिक पानी हम लोग डाल देते हैं, या खेल के मैदान में हम लोग पानी वगैरह डाल देते हैं, तो वो पानी क्या होता है, फिर वाष्प बन के वायु में आ जाता है, और फिर उस जगह हमको क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ पहला चैप्टर रसायन विज्ञान, क्लास 9वीं की। जितना भी आपके बुक में दिया हुआ है A to Z आपको सब कुछ इसमें हम दे दिए। बारी आती है अब आपकी कि आप कितने मेहनत से पढ़ते हैं। एक बार मेहनत कीजिए, हमेशा के लिए क्या होइएगा, इस सब्जेक्ट खासकर इस लेसन के लिए आप एकदम फ्री हो जाइएगा। फिर ये अधूरा पढ़ाई जो होता है, फिर वही तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। अधूरा पढ़ाई मत कीजिए, जब भी पढ़िए एकदम कंसंट्रेट, ध्यान लगा के पढ़िए, और तब देखिए पढ़ने में कितना मजा आता है। और एक बार अगर पढ़ाई में आपको मजा आ गया ना, रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं, इजी वे में आप कंपटीशन फेस कीजिएगा और अच्छी नौकरी कीजिएगा। और जब आप अभी मेहनत कीजिए और जब उस मुकाम पर पहुंचिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई सर हम लोग पढ़ाए थे और उनकी उस समय बताए थे कि कैसे पढ़ना चाहिए। हमारे वीडियो में हम ये भी पोस्ट किए हुए हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी पोस्ट किए हुए हैं कैसे पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मेरे चैनल में आप जाइए, उसमें MPS क्लासेस में, उसमें आपको सब मिल जाएगा, ये सब कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वो सब कुछ वीडियो हम डाले हुए हैं उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर पूरा चैप्टर लेके हम आएंगे, एक साथ में एक क्लास में पूरा चैप्टर, मतलब एग्जाम के लिए पूरा तैयारी कर लीजिए आप। ओके, थैंक यू।